हमको यही पता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मतलब बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो उसी से एसोसिएटेड हम लोगों के कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। एक बार मैं आपको समरी फॉर्म में दिखा देती हूँ। सो देयर आर 6-7 again that we should know. Flexible rates will not work for small and open economies. We will discuss all these points in depth. Then flexible exchange rates are inflationary. We'll discuss why, although we have a bit of hint of this from macroeconomics. Then flexible exchange rates cause destabilizing speculations, obviously because there is uncertainty involved. Then flexible or pegged rates do not necessarily fluctuate widely, and fixed rates do not change often so dramatically. Just 1 second, somebody is trying to enter. Okay. And even if flexible rates are more volatile than the fixed exchange rates, there are several inexpensive ways of avoiding or reducing the uncertainty due to the unexpected changes. Then they are saying that flexible exchange rates are unstable because of small trade elasticities. We'll discuss what is small trade elasticities, and flexible rates can cause structural unemployment. Structural unemployment, हमने types of unemployment discuss किया था, जिसमें structural unemployment भी एक part था which we discussed. Okay. So we are starting with the first point then. Flexible exchange rates cause uncertainty and inhibit international trade and investment. It is claimed by proponents of the fixed exchange rates, that is the people who support the fixed exchange rates, that if exporters and importers are uncertain about the future exchange rate, then they are more likely to stick टू लोकल मार्केट्स ओनली. बट अगर हम लोगों का, आप सोचो अगर वो लोकल मार्केट से भी स्टिक है तो उसके बावजूद भी हमारा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है, दैट डज नॉट मीन कि लोकल मार्केट्स में भी वो इस अनसर्टेनिटी से अनटच्ड रहेंगे. दे विल बी समहाउ इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड, इवन दो देयर एक्सचेंज रेट्स माइट बी फिक्स्ड. यस, ये हो सकता है कि जो अनसर्टेनिटी का लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा अगर इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स लोकल मार्केट्स में ही स्टिक रहते हैं, दैट इज अगर वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी है तो. बट देन this means that they will restrict their own growth. So जो फिक्स एक्सचेंज रेट्स के प्रोपोनेंट है, फिक्स एक्सचेंज रेट्स के प्रोपोनेंट है, वो यही बोलते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी होएगी, अगर हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट करेंगे तो इतने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के साथ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस. दिस मीन्स दैट देयर विल बी लेस एंजॉयमेंट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स. And it is a burden on everyone. Why on everyone? By here, everyone we mean on all the countries, on all the playing parties, on all the investors, all the buyers, all the sellers. क्योंकि अगर closed economy में ही लोग restricted है, इसका मतलब जो हमारी world resources है, जितना optimally और efficiently वो use हो सकती थी, उतना optimally और efficiently वो use नहीं हो रही है. एंड ऑल्सो जहाँ पे हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ओपन इकोनॉमी में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप सोचो कि ना तो उनको पैसा मिलेगा जिनके पास अभी इंटरेस्ट रेट जो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ना तो उनकी इकोनॉमी ब्लूम करेगी और ना ही हम लोगों की इकोनॉमी ग्रो करेगी, ना ही इन्वेस्टर्स ग्रो करेंगे. तो एक तरीके से जितना फ़ायदा सब लोगों को हो सकता था उतना फ़ायदा नहीं होगा इस particular scenario में. So to counter this argument, the supporters of a flexible exchange rate system have argued the following. Number one, they say that it is not necessary कि flexible exchange rate हमारा बहुत ज़्यादा हमेशा change हो, और fixed exchange rates भी ड्रामेटिकली चेंज हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा है गोल्ड स्टैंडर्ड के केस में, या उसके बाद जब IMF आया, जब कम्प्लीटली US ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अब हम चेंज नहीं करने वाले हैं. तो जो प्रोपोनेंट्स हैं वो ये बोलते हैं, प्रोपोनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमेशा ही बहुत वाइडली फ्लक्चुएट करेगा और फिक्स्ड कभी इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा. So there have been numerous well-publicized occasions when so-called fixed exchange rates have been changed by 25% or more. Now we should be able to understand कि fixed exchange rates जिन countries के पास ज़्यादा power होती है, जिनका GDP ज़्यादा होता है, जिनके पास reserves ज़्यादा होते हैं, जो currencies exchange rate market में ज़्यादा trade होती है, वो अपने हिसाब से fixed exchange rate को manipulate कर सकते हैं. So many changes have taken place in the fixed value of
ब्रिटिश पाउंड्स, इजरायली शेकल्स, इन फ्रेंच ने तो स्टार्टिंग में ही वो कर दिया था पॉलिटिकल रीजंस कि यूएस को क्यों इतना बेनिफिट मिल रहा है, यूएसडी हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं. सो ऑल दीज कंट्रीज जहाँ पे भी हम लोग फिक्स्ड वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंज देख रहे हैं, दीज आर पावरफुल कंट्रीज and at the cost of the developing countries or least developed countries. इसलिए फिक्स एक्सचेंज रेट भी ये लोग बोल रहे हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि फ्लेक्सिबल जो इतना वाइडली चेंज अगर होता है तो उसका ही इम्पैक्ट नेगेटिव हो, फिक्स्ड का भी नेगेटिव हो सकता है. एंड इन एनी केस अभी तक तो हम गोल्ड स्टैंडर्ड IMF वगैरह में फिक्स्ड ही लेते आ रहे थे ना, जब भी तो हम लोगों के क्राइसिस हो ही रहे थे. सो इन एडिशन देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स. For example, the Canadian dollar varied within a range of about 2% for a large part of the 1970s. तो it is not necessary कि flexible exchange rate हमेशा uncertainty ही create करेगा. Next, they are saying that even if flexible exchange rates are more volatile as compared to the fixed exchange rates, there are several inexpensive ways of avoiding or reducing the uncertainty. Inexpensive ways हम किस terms में बोल रहे हैं? जो अभी तक हम लोगों ने import tariff डिस्कस किया ना, वहाँ पे हमने डेड वेट लॉस वगैरह डिस्कस किया है. तो जब भी हम लोगों के जो इनएक्सपेंसिव वेज, मतलब अगर हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं तो जो उसका कॉस्ट होगा सोसाइटी के ऊपर, वो कॉस्ट हम लोग बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं. For example, exporters can sell foreign currency receivables forward and importers can buy foreign currency payables forward. अब यहाँ पे जो ये करेंसी रिसीवेबल फॉरवर्ड है और करेंसी पेएबल फॉरवर्ड है, ये वर्ड्स हो सकता है अभी क्लियर ना हो, नेक्स्ट यूनिट में ये वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे. फॉरवर्ड मार्केट, ऑप्शन मार्केट, स्पॉट वगैरह हमें सब डिस्कस करना है. सो अनसर्टेनिटी कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड विद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, करेंसी ऑप्शंस एंड स्वैप्स. अगेन आपको एक तरीके से ब्रीफ मिल रहा है कि हम लोगों को यूनिट 4 में क्या डिस्कस करना है, ये सब हमें यूनिट 4 में डिस्कस करना है. Furthermore, the cost of these uncertainty reducing techniques is typically very small and sometimes ये हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है. इनफैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज लोग बेनिफिट इनकर करने के लिए ही करते हैं, चाहे वो हमारे करेंसी स्वैप हो, चाहे वो हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप हो. क्या आप लोगों ने स्वैप किया है? क्या आप लोगों ने स्वैप किया है फाइनेंस में? करेंसी स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप किया है फाइनेंस में? फिर आप इसको आई थिंक समझ पा रहे होंगे जिन लोगों के पास फाइनेंस था. अदरवाइज वी आर इन एनी केस गोइंग टू डू एवरीथिंग. ओके, सो flexible exchange rates cause destabilizing speculation. So as mentioned earlier in this chapter, in the context of the highly charged volume of statements, ये case study मैंने आप लोगों के साथ discuss नहीं की थी. So there is a case study associated with this highly charged volume of statements exchanged between George and Prime Minister of Malaysia during the Asian financial crisis. Asian financial crisis हम लोगों ने discuss किया है. ये इतना important नहीं था इसलिए मैंने किया नहीं. यहाँ पे जो important term है वो सिर्फ ये hot money important term है जो आपको पता होना चाहिए. Asian financial crisis के time पे भी हम लोगों के बहुत ज़्यादा swings हुए थे exchange rates के अंदर, and these swings are attributed to the movement of hot money. So this expression is used because of the lightning speed at which money can move in response to news. ऑब्वियसली मनी तो हमने बैंक रन वगैरह डिस्कस किया है, तो जब भी लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, पीपल इमीडिएटली रन टू बैंक्स. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. हॉट मनी मीन्स कि एकदम से there is this fire and all that, and the money gets transferred and money gets moved at a very high speed in response to any kind of news, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. So आपको याद होगा अभी जब बजट आया था तो नेक्स्ट डे हम लोगों का सेंसेक्स बहुत ज़्यादा बूम कर गया था. फॉलो किया था किसी ने? People if they are interested into this, जब बजट आया था उसी के नेक्स्ट डे हम लोगों का सेंसेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा मूव हो गया था अपवर्ड. So यही वो चीज़ है. In response to news, there is lot of high speed movement of money, which is termed as hot money. So there are two strong counter arguments that can be made with respect to this. So to be destabilizing, speculators as a whole will have to make losses. And the argument goes like this: to cause destabilizing, speculators as a whole must buy a currency when the price is high to make it go higher than it would have gone, and sell when it is low to make it go lower than it would have gone, as compared to अगर उस टाइम पे वो sell नहीं करते तो. So in this way, the variations in the exchange rates will be higher than they would otherwise have been, as we can see in this diagram. So now
we need to understand this diagram properly. It is associated with stabilizing and destabilizing currency speculation. So अगर हम लोग speculation करते हैं और अगर हम लोग speculation नहीं करते हैं, उन scenarios में क्या होता है? Now if the rate, so ये जो आपका डार्क लाइन है ना, ये जो डार्क ब्लैक लाइन है, दिस इज विदाउट स्पेक्यूलेशन, एंड अगर हम लोग ये जो लाइट लाइन है, दिस इज destabilizing speculations. So see, if the rate without speculation would have followed the path shown, that is अगर हम without speculation में अगर हम लोगों का ये डार्क वाला मूवमेंट हो रहा है, then for speculators to make the rate vary by more than this, speculators as a whole must buy pounds when the supply of the dollar per pound is at A, that is at this point, and making it further rise to this A dash. तो अगर ये इस A पॉइंट पे हैं और उस टाइम पे अगर ये पाउंड्स को परचेज करते हैं, तो इसकी वजह से हम लोगों का और ज़्यादा मूवमेंट हो जाएगा स्पॉट एक्सचेंज रेट में, और हम A से A डैश पे मूव कर जाएंगे. क्या ये मूवमेंट A टू A डैश समझ आई है? हम सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्पेक्यूलेटर्स का रोल है, जिस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो भी एक्सचेंज रेट की वेरिएबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है. क्या ये चीज़ आपको समझ आई है, A टू A मूवमेंट? या मैं आईपैड से कनेक्ट करूं? डू यू वांट मी टू कनेक्ट फ्रॉम आईपैड, या समझ आया है? मैम एक बार और समझाता हूँ. आईपैड से कनेक्ट करूं या ऐसे ही बताऊं? मैं ऐसे ही समझाता हूँ. ओके. सो अगर हम लोगों का इनिशियली जो स्पॉट एक्सचेंज रेट है, मान लो उसके अंदर मूवमेंट होती है हमारी सिर्फ इस ए पॉइंट तक, ठीक है, जहाँ पे ये एरो है, सिर्फ इस ए पॉइंट तक मूवमेंट होती है, और उसके बाद जो स्पेक्यूलेटर्स हैं अगर वो पाउंड्स को परचेज करते हैं, देखो हम स्पॉट एक्सचेंज रेट डिफाइन कर रहे हैं डॉलर पर पाउंड, तो अगर वो पाउंड को परचेज करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारा स्पॉट एक्सचेंज रेट है, दैट इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर पर पाउंड, वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल इंक्रीज फर्दर टू ए डैश. तो इस तरीके से जो हम लोगों का इनिशियल मूवमेंट होना चाहिए था, वो इनिशियल मूवमेंट ना होके स्पेक्यूलेटर्स के रोल की वजह से एक्सचेंज रेट में और ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती है. अभी समझ आया? यस मैम, यस मैम. ठीक है. सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग बी पॉइंट पे हैं और हम सेल करते हैं, देन वी विल, सॉरी, दिस इज द बी पॉइंट, दिस इज द बी पॉइंट, और अगर हम स्पेक्यूलेटर सेल करते हैं, देन द एक्सचेंज रेट विल फॉल टू बी डैश पॉइंट. सो द स्पेक्यूलेटर्स, द रोल ऑफ स्पेक्यूलेटर्स इज सो इम्पोर्टेंट कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को, सी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो हमारा जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, चाहे कंज्यूमर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम ट्रेड मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट्स है, जो पॉलिसीज है इंटरेस्ट रेट एसोसिएटेड, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट तो हमारे इन सारे रीजंस की वजह से चेंज होएगा. यहाँ पे हम पर्टिकुलरली फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्पेक्यूलेटर्स के ऊपर. सो इसी तरीके से अगर वो वहाँ पे परचेज करेंगे, तो ये बी डैश, बी डबल डैश जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे मूव हो जाएगा. सो इन दिस वे वी से दैट स्पेक्यूलेटर्स हैव अ रोल टू प्ले इन दिस एंटायर सिनेरियो इन द चेंजेस इन द स्पॉट एक्सचेंज रेट. Now, speculations with fixed or pegged exchange rates is destabilizing, and it can be profitable as well. When a country is running out of foreign exchange reserves, its currency is likely to be under selling pressure, and when the exchange rate at its lower support point. When the speculators see this, they are in any case going to sell the currency, and under the fixed rates, the central bank will purchase the currency sold by the speculators at a lower support price, and thereby use this in order to increase their foreign exchange reserves. This will make the shortage of reserves even worse, causing other holders of troubled currency to sell their currency. This will further lower the foreign exchange reserves and eventually force the central bank to reset the rate at a lower level, and this is highly destabilizing speculation. But it is also profitable for speculators who actually make money from such kind of transactions. पर ये जो ये make money होता है, this actually happens at the cost of central bank. And when we say at the cost of central bank, तो वो सिर्फ central bank नहीं है, क्योंकि वो it is actually at the cost of, at the expense of the taxpayers. This is because the central bank is buying before the price of the currency falls. So all this is happening at the cost of a nation as a whole. क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ आया है?
क्या यहाँ तक चीजें समझ आई हैं? इज इट क्लियर टिल हियर? ओ सार्थक, आप आज आने वाले थे, यू सेड यू विल कम टू कॉलेज. चलो, okay, let us see next. So with fixed exchange rates, speculators know in which direction an exchange rate is going to move, if at all it is going to move, क्योंकि उनको पता होता है कि सेंट्रल बैंक किसी भी सिनेरियो में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के केस में कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है. तो बहुत इजी टू प्रिडिक्ट सिनेरियो होता है सबके लिए. फॉर एग्जांपल, व्हेन द पाउंड स्टर्लिंग वाज pegged to the benchmark within the EMS during the early 1990s, the revaluation of the pound versus the mark was exceedingly unlikely. Now, by selling the pounds, this is again a case study. By selling pounds, the worst that could have happened to a speculator was that the pound would not fall in value. And if there would be a change in the exchange rate, it would be a pound devaluation. And if that happened, the speculator who shorted the pound would profit. So, fixed rate speculation is destabilizing, and because it provides one-way bets, may be profitable for speculators also, but it will be costly for the central banks, for the taxpayers, and for the nation as a whole, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का डेडवेट लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. Now the opponents of the flexible opponents, I'm saying, of the flexible exchange rate system says that the flexible rates do not work, and they are not going to work for the small open economies. So an argument against flexible exchange rate for the currencies of small and open economies such as Hong Kong has been made by a number of economists, including Robert Mundell. The argument begins by अब तो मुंडल नाम से आप बहुत ज़्यादा comfortable हो गए होगे. The argument begins by noting that a depreciation or devaluation of a currency will help the balance of trade if it reduces the relative prices of locally produced goods and services. देखो यहाँ पे भी हम लोग जो हमने डिस्कस किया था जे कर्व, वो यूज कर सकते हैं कि जे कर्व में क्या होता है, अगर हम लोगों का डी वैल्यू हो रहा है, डेप्रिशिएट नहीं, डी वैल्यू हो रहा है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो उस केस में हम लोग कुछ टाइम के बाद अपवर्ड ट्रेंड में जा सकते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो सकता है. बट अगर डेप्रिसिएशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर डेप्रिसिएशन है तो जब तक हम अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव करते हैं ना कि ट्रेड बैलेंस अब हमारा इंप्रूव होना चाहिए, जब तक नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हो जाता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स के केस में, तो हम लोग अपवर्ड साइड जा ही नहीं पाते हैं. सो दिस इज व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग टू से. However, a depreciation or devaluation will raise prices of tradable goods, and this will increase the cost of living, which in turn will put upward pressure on wages and prices of locally produced goods. If, for example, there is a 1% depreciation and it raises a country's price level also by 1%, but if the real wages are maintained as like nominal wages and product prices, real wages वही होता है ना हमारा nominal wages into P, must eventually rise by the amount of depreciation or devaluation. And if wages and prices will increase by 1% when the currency falls by 1%, the effects will be offsetting, and the changes in exchange rate, whether in flexible or pegged values, it will be completely ineffective. In such a case, the country may as well fix the value of its currency to the currency of the country with which it trades, and most extensively. देखो अब मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको किसी कोई भी पॉइंट में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. Next, the proponent puts forward the next point, that is flexible rates are inflationary. So there is rigid adherence to the gold standard involved a constraint on monetary authorities. They had to keep their money supplies and inflation under control. So it is claimed by proponents of the fixed rates that the Bretton Woods and the dollar standards also involved discipline, since inflation would eventually force devaluation. Now, the relationship between inflation and devaluation हमने माइक्रो में डिस्कस किया है, मैक्रो में डिस्कस किया था कि अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन होता है तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है. याद है आप लोगों को? हमारी कंट्री में अगर प्राइस राइज होता है तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है. डू यू गाइस रिमेंबर दिस? यस मैम, यस मैम. तो रीजंस क्लियर है ना सबको कि क्यों होते हैं? रीजंस क्लियर है? एनीबडी वांट्स मी टू एक्सप्लेन दैट अगेन? रीजंस क्लियर है? When we have inflation, there is a depreciation in our currency. Okay. So this is what they are saying, that since inflation would eventually force devaluation, this, it is said, motivated the central bank to keep the inflation under control because nobody wanted their currency to devalue or depreciate.
On the other hand, according to this argument, flexible exchange rates allow inflation to occur without any eventual crisis. सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं, मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात नहीं कर रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट केस के अंदर अगर सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता है तब भी हम लोगों के इन्फ्लेशन, इफ सेंट्रल बैंक इज नॉट इन्वॉल्विंग, तो इन्फ्लेशन होने के चांसेस है, जिसकी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन होने के बहुत चांसेस होते हैं. Therefore, there is less reason for governments to combat inflation in the case of the flexible exchange rates. It has alternatively been argued that flexible exchange rates have an inherent inflationary bias because depreciations increase the price of traded goods, but appreciations do not equivalently reduce the prices. This argument is based on Ratchet effect that is avoided with fixed rates. With fixed rates, there are fewer changes in the exchange rates to be subject to a ratchet. However, the empirical evidence does not support the existence of ratchet effect. So economists who believe that prices are related to money supply, now prices are related to money supply, which means we are talking about the quantity theory of money. They are not surprised because they believe that even higher price levels resulting from fluctuations in exchange rate would cause an excess demand for money that would eventually reduce the spending unless the higher prices are accommodated by the central bank. तो यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन इन्होंने इंपॉर्टेंट बताया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स इनहेरेंटली इन्फ्लेशनरी एक्सचेंज रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन को प्रमोट करते हैं क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता है. Then last, they are saying that flexible rates are unstable because of small trade elasticities. Small trade elasticities मतलब क्योंकि हम लोगों का देखो हमारी small elasticities कब occur होती है, जब हम लोगों का टाइम पीरियड, माइक्रो में आपने रीजंस पढ़े होंगे small elasticities प्राइस के टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो जब हम लोगों का टाइम पीरियड कम होता है चेंजेस के लिए, या जब हम लोगों का एक हम लिमिटेड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट में डील नहीं कर रहे हैं, या जब हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की कमी होती है, जब हम लोग स्मॉल ट्रेड इलास्टिसिटीज बोल रहे हैं, तो ट्रेड के केस में अगर हम लोगों का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रहता है और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हो रही है रेट्स के अंदर, तो हम इमीडिएटली कोई और सब्स्टिट्यूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी. So this is what they are going to explain here. So if import demand or export supply elasticities are small, the foreign exchange market may be unstable in the sense that small disturbances to exchange rate can grow into large disturbances. Why? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट सप्लाई इनइलास्टिक है या इंपोर्ट डिमांड इनइलास्टिक है, तो इनइलास्टिक मतलब क्या होता है कि हमारा जरा सा भी प्राइस में चेंज होएगा तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज होएगा. दिस इज इनइलास्टिक, या ये इलास्टिक होता है? जो मैंने अभी बोला, क्या वो इलास्टिक होता है या वो इनइलास्टिक होता है? अरे आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, तो फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं सुन रहे हो आप लोग? Lag? Is it lagging? Is it lagging? Stop giving excuses, Ashu. फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आर अनस्टेबल क्योंकि हम लोगों की अगर इंपोर्ट इलास्टिसिटी या एक्सपोर्ट सप्लाई इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, तो उस केस के अंदर हमारा चाहे जो भी एक्सचेंज रेट रहे, हमें इन एनी केस उतना ही सप्लाई करना पड़ेगा. वी विल नॉट बी एबल टू चेंज आर क्वांटिटीज. सो इनस्टेबिलिटी इज पॉसिबल because, for example, a depreciation can increase the value of imports. We are talking about value of imports, that is price into quantity. So depreciation की वजह से value of imports increase हो सकता है. क्यों increase हो सकता है? हमारी currency depreciate हुई है, इसका मतलब हमारी currency के जो imports हैं, हमारे country के जो imports हैं, वो imports सस्ते हो गए होंगे. और अगर हम लोगों के elastic है, इलास्टिक डिमांड होती है, इंपोर्ट डिमांड अगर हमारी इलास्टिक होती है, तो विद द रिडक्शन, एक चीज मुझे कंफर्म करो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर है, अगर हम लोगों की इलास्टिक
अगर हम लोगों की इलास्टिक इंपोर्ट डिमांड है और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट्स के प्राइसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो हमारा जो इंपोर्टेड कमोडिटी यूनिट्स है, क्वांटिटीज है, वो बहुत इंक्रीज करेगा। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? और वेयर एज अगर इन आर डिमांड नहीं, हमारे इंपोर्ट का डिमांड, जो जो हमारे इंपोर्ट्स बाहर जा रहे हैं उसकी डिमांड, ठीक है। और अगर इन इलास्टिक होगा तो अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर गई है, हमारे प्राइसेस भी रिड्यूस कर गए हैं, पर अगर वो इन इलास्टिक इंपोर्ट डिमांड है तो हमारा वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज नहीं करेगा, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इंक्रीज नहीं करेगा। ये भी क्लियर है ना? यही वो लोग बोल रहे हैं। अब एक बार ये हेडिंग देखो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ स्मॉल ट्रेड इलास्टिसिटीज, क्योंकि वहां से तो हमारा रेवेन्यू ही नहीं आएगा अगर इन इलास्टिक इंपोर्ट डिमांड होती है तो this is what they are saying over here. Instability is possible because, for example, a depreciation can increase the value of imports by increasing import prices more than it decreases the quantity of imports. A depreciation can therefore increase the currency supply more than it increases the value of exports and currency demand. Consequently, depreciation can cause an excess supply of currency also. Excess, अच्छा, ये currency का demand और supply की बात अगेन ये आपको यूनिट 5 में क्लियर होगा, बट अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया हमें इंपोर्ट डिमांड और एक्सपोर्ट सप्लाई कर्व को डिराइव करना है, तो वहां पे आपको ये करेंसी का सप्लाई और डिमांड समझ आ जाएगा। बट एक्चुअली जब हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे जो इंपोर्ट डिमांड हम बाहर जो भेज रहे हैं, सॉरी एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, उस केस के अंदर हम लोगों को जो पेमेंट चाहिए वो हमें अपनी करेंसी की टर्म्स में चाहिए, तो हमारी करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। मैं एक बार अपनी स्टेटमेंट रिपीट कर रही हूँ, यूनिट 5 में ये चीज़ फिर से रिपीट होगी, यहाँ लिखी हुई है इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग कोई भी कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, उस केस के अंदर हम लोगों का जो पेमेंट होएगा वो अगर हमारी करेंसी में होएगा तो हमारी करेंसी का डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज होता है। ये चीज क्लियर है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ओके तो ठीक है, बट समझ आया है क्यों? रीजन, क्योंकि हम लोग एक गुड को सेल कर रहे हैं और उसका हमें पेमेंट चाहिए, तो वो जो सामने वाली कंट्री है वो कहाँ से, अगर उसके पास हमारी करेंसी का रिजर्व नहीं है तो फॉरेन एक्सचेंज से ही लेगी ना उसको। सो इन टर्न क्या होगा, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब हमारी करेंसी की डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बढ़ेगी तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, हमारी करेंसी का प्राइस बढ़ेगा। जब डिमांड किसी भी कमोडिटी की बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है ना। सिमिलरली जब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किसी भी करेंसी की बढ़ेगी तो उस करेंसी का प्राइस बढ़ेगा और इसलिए वो करेंसी एप्रिशिएट करेगी। ये चीज समझ आई है सब लोगों को? और इसीलिए यूएसडी इतना एप्रिशिएट कर रहा है। एंड वाइस वर्सा फॉर इंपोर्ट्स के लिए, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में और उसकी पेमेंट हम सपोज यूएसडी में कर रहे हैं, तो हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से यूएसडी लेते हैं तो यूएसडी का डिमांड इंक्रीज होता है। कैसे लेंगे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यूएसडी? अपनी करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेल करके और यूएसडी परचेज करके। तो जब हमारी करेंसी का फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सप्लाई इंक्रीज करेगा तो हमारी करेंसी का प्राइस रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा? जब हमारी करेंसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, हमारी करेंसी की सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंक्रीज करेगी तो हम लोगों की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट करेगी या डेप्रिशिएट करेगी? एप्रिशिएट, विदिशा एंड अमित। मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, विदिशा एंड अमित प्लीज एक बार सुनो। हमने एक गुड इंपोर्ट किया यूएस से, ठीक है, उसका हमें पेमेंट करना है यूएसडी में। हम लोग फॉरेन मार्केट गए, हमारे पास यूएसडी नहीं है, हमें यूएसडी परचेज करना है। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट गए, हमने बोला ये हमारे पास इंडियन करेंसी है, 80 रुपीज़ है हम लोगों के पास, आप ये 80 रुपीज़ लो, हमें $1 दो। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या हुआ, सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी इंक्रीज हुई है। अब सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी अगर इंक्रीज हुई है
तो हम लोगों की करेंसी का प्राइस रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा? हमारी करेंसी का प्राइस, एक चीज की सप्लाई इंक्रीज हुई है मार्केट में तो रिड्यूस करेगा, इसका मतलब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होएगी। हाँ, मैंने यही बढ़ाया था, फॉरेन फॉरेन मार्केट में अपनी करेंसी का सप्लाई ही बढ़ाया था अमित। मोर सप्लाई लेस डिमांड विल लीड टू डेप्रिसिएशन। एनीवेज, सो यूनिट 5 के अंदर आपकी ये चीजें आएंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ये चीज समझना, डिफिकल्ट नहीं है। वही वाली चीज है कि अगर आपने क्लास में अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक. So this is what they are saying, that consequently depreciation can cause an excess supply of currency. Guys, 1 second. Shh. Hello. So there are, just to update you, there is one dog sitting in the classroom and ये दो dogs का लड़ाई already हो चुका है बाहर, and the second dog is in attack mode and they fight very badly, as you might have already seen. इसलिए मैं दूसरे वाले को बाहर भेज रही थी. Okay, sorry. So consequently, depreciation can cause an excess supply of currency. Now you will be able to read this bullet and understand this bullet properly. Consequently, depreciation can cause excess supply of currency, which will further depreciate. अब समझ आ रहा होगा ना ये excess supply of currency further depreciate क्यों करेगा? If this is the case, and other factors influencing currency supply and demand, such as speculation, do not limit the movements in the exchange rates. Once they begin, the government might wish to limit the exchange rate movement itself by fixing the exchange rate. And of course, the country must depend on the potentially painful price level, income, and interest rate adjustment mechanisms of the fixed exchange rates. मतलब ये सिर्फ बोल रहे हैं, अगर वो नहीं होता तो हमें ये बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ती हैं. Last is structural unemployment. Anybody remembers what is structural unemployment? Oh, मैंने screen share नहीं किया. I'm sorry. Anybody remembers what is structural unemployment? No. मैम जिस वही होता है जो बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि शिफ्ट्स की वजह से इकोनॉमी में थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है जब जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, बट इट्स जस्ट मैटर ऑफ मिसमैच कि तुम्हें वो जॉब चाहिए, तुम्हें वो उस मोमेंट वो जॉब नहीं मिल रही तो you're unemployed for that moment. उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं विदिशा. So it's basically like jobs are available, but there is still a mismatch between what companies need and what the workers offer. See, yeah, see, structural, yes, you are right, partly you are right. Structural unemployment is when a country is going through a structural change, as a result of which so jobs are available, jobs are being created, but the skill needs to be developed as per the new things that are planned. So that is, आपको नाम ही बता रहे हैं ना, structural unemployment. So they are saying that flexible exchange rates can cause structural unemployment. Let's see how. Yeah. So after the discovery and development of vast reserves of natural gas, so क्या हुआ है, हमारा इकोनॉमी के अंदर suddenly एक नया रिसोर्स आ गया. So after the discovery and development of vast reserves of natural gas off the Dutch coast, the Dutch guilder appreciated substantially, and this made traditional Dutch exports very expensive, causing unemployment in these industries. So the gas industry is far less labor intensive as compared to the traditional exporting industries. तो वो हमारी labor intensive होती थी, gas industry is not labor intensive, making it difficult for these displaced workers to find alternative employment. So this problem of structural unemployment due to the exchange rate changes has come to be known as the Dutch disease, क्योंकि ये वहाँ पे ही initially देखा था. Another example of Dutch disease is the appreciation of the Canadian dollar that climbed more than 40% between 2002 and 2008, due at least in part to rising commodity prices. And this has been associated with negative consequences, obviously, for employment in the Canadian manufacturing. Now, these are the points that we have discussed, favor and against. Just last two concluding slides. So we can see that there are valid arguments on both the sides of the ledger of fixed as well as the flexible exchange rates. For one thing, the appropriate exchange rates depends on the size of the economy.
A small country is like to have low import elasticities of demand for imports because the possibilities of import substitution are very limited. And a country, small country is likely to have few industries in their industrial mix. So even when foreign goods become more expensive after depreciation, there are limited domestic substitutes. And just go through this, they are just concluding low import demand elasticities, as we have explained, contribute to unstable foreign exchange markets. And in addition, a small economy is likely to experience inflation after devaluation, undoing the trade improvement that normally accompanies currency depreciation. This explains why most small open countries have fixed rates to the currency of their major trading partners, जैसे कि हमने यूरोजोन का एग्जांपल डिस्कस किया है. Now, as far as the international system as a whole is concerned, in the absence of any approach that dominates in every dimension, we can expect it to evolve in response to circumstances. ये चीज़ हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जो सारा डिस्कशन है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, ये इसीलिए स्टार्ट किया था कि अब हमारी ये अभी हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कैसा फाइनेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए. तो अब हमने फिक्स्ड भी देख लिया, फ्लेक्सिबल भी देख लिया. अब हम बोल रहे हैं जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे उसी तरीके से हमें अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को मोल्ड करना पड़ेगा. So rising trade imbalances could push the system towards the flexibility, while increased volatility from political events could push the system in the other direction. The compromise of this Lever Accord in place since 1987, जो हम लोगों का cooperative agreement भी हुआ था, might continue to serve as well. But judging from the shifting systems of the last century, further change seems likely. Anything जो आपको लग रहा है कि अभी कुछ हमारा फाइनेंशियल क्या कह रहे हो? आशु, I'll take your question, just ask me, let me ask one question. अभी इसमें जो हमने बोला कि जैसे जैसे हम लोगों की चीज़ें होती जाएंगी उस हिसाब से हम और चेंजेस भी देख सकते हैं करेंसीज के अंदर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर. क्या आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ चल रही थी किसी कंट्री के बारे में रिगार्डिंग देयर करेंसी. अभी कुछ न्यूज़ चल रही थी अबाउट 3-4 months बैक. आप लोगों के ग्रुप पे भी बहुत शेयर हुआ था. A country adopting a new kind of currency and all that. चाइना कुछ कर रही थी अपनी करेंसी के साथ. चाइना कुछ कर रही थी अपनी करेंसी के साथ. अरे what, you guys don't remember anything? Trade with EU. Don't you remember that digital currency that they were planning to give a good competition to USD? So this is what the last bullet was saying, that as per the scenario we can see various changes. Okay, Ashu, what are you saying? How did it relate to the exchange rate? Could you explain? कौन सा reserves वाला? Reserves वाला बोल रहे हो? Natural gas वाला? Okay, I'll just share the screen. I'll explain it to you again. So yeah, ये बोल रहे हो ना? अच्छा, देखो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि हम लोगों का एक नया रिसोर्स आया. ठीक है, इसके लिए आपको हेक्सर-ओलिन थ्योरी याद है? कल भी क्लास में डिस्कस हुई थी. हेक्सर-ओलिन थ्योरी क्या बोलती है? पहले वो देख, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो हम लोगों के लेबर इंटेंसिव, जहाँ जो लेबर अबंडेंट कंट्रीज होती हैं वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लेबर का वेजेस इंक्रीज होता है. क्या आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है आशु? Heckscher-Ohlin theory says that labor-abundant countries export labor-intensive goods, which in turn increases the wages of that country. Okay, all right. Now let us see what happened. यहाँ पे जो ये natural gas discover हुआ, उससे पहले जो traditional Dutch industries थी, वो labor-intensive industries थी. वहाँ पे wages बहुत ज़्यादा increase कर रहे थे.
बट हम लोगों का जब ये नेचुरल गैस रिसोर्स आया तो गैस इंडस्ट्री के अंदर इतने ज़्यादा हमें वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसकी वजह से ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को तो बहुत नुकसान हुआ ही, वहाँ पे तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ही। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के केस में क्या हुआ, क्योंकि रेट्स फ्लेक्सिबल है, दे मूव अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियोज। अगर गैस इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है तो इसका मतलब कि कैपिटल इंटेंसिव या ये जो रिसोर्स है इसका प्राइस इंक्रीज करेगा, और लेबर के वेजेस का लेबर के जो वेजेस है, लेबर की जो फैक्टर पेमेंट्स है, वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोगों को जो बेनिफिट हो रहा था वो यहाँ पे नहीं हुआ। एंड फर्दर इस फ्लेक्सिबल रेट की वजह से क्या होगा, क्योंकि हम अगर फिक्स्ड रेट होते तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज काम नहीं कर रही हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द डिग्री ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट हैज फर्दर इंक्रीज्ड। एंड दी वेजेस, जो हेक्सर-रोलिन थ्योरी का स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम बोलता है कि जहाँ पे लेबर वेजेस इंक्रीज होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। So flexible exchange rate system has further worsened the problem of this unemployment. अभी समझ आया? Okay. So from my side, this chapter is over. Now what I'm planning to do is कि एक बार कल मैं आप लोगों को लेक्चर में या एक काम करते हैं ट्यूटोरियल में ना, हाँ ट्यूटोरियल में आपको जो मैंने कहा था ना कि मैं 2 चैप्टर्स इकट्ठे कर रही हूँ, तो ट्यूटोरियल में आपको मैं वो पीडीएफ पूरा दिखा दूंगी, कौन कौन से टॉपिक्स हमने 2 चैप्टर्स में से कवर किए हैं, कौन से ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जो एक साथ कर लिए हैं हम लोगों ने, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं 1 या 2 अगर कोई छूटे हुए हैं तो वो हम कल ट्यूटोरियल में ही कवर कर लेंगे। लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों का फाइनेंस का पार्ट स्टार्ट कराऊंगी अब, ठीक है। लेक्चर के अंदर फाइनेंस, आई डोंट वांट टू वेट टिल मंडे, आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन 1 क्लास। लेक्चर के अंदर मैं आपका फाइनेंस का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगी। इज इट फाइन टू ऑल? मैंने आप लोगों की टेस्ट की डेट क्या बताई थी? टेस्ट की डेट क्या बताई थी मैंने आपकी? 18th। ठीक है, चलो इट विल बी आइदर 18th और 19th, बस प्रिपेयर्ड रहना। यस आई थिंक मुझे लगा 18 19 ही बोली है मैंने भी, इसीलिए मैं कंफर्म कर रही थी। इट विल बी आइदर 18th और 19th, ठीक है। या यूनिट 1 2 एंड 3 18th या 19th में से एक दिन तो पक्का होगा, यूनिट 1 2 एंड 3। चलो आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस।